Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study about revaluation of assets and reassessment of liabilities. ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे आज के revaluation of assets and reassessment of liabilities के बारे में। इसमें मैं कुछ कॉमन चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि देखो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जब हम असेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन कब कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम आपको सारी असेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो रिकन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स क्या होता है, यानी कि व्हेन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाए, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाए, तो व्हेन ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पुरानी फॉर्म जो पुरानी पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती हैं रिकन्स्टिट्यूशन या मोड्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसके जो मोड्स होंगे उसमें देखो चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो ये बेटा सभी में ये आपको इतने चैप्टर्स में बनाना पड़ेगा। एक तो चेंज इन PSR वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके अलावा जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, इसके अलावा फिर आपका रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, और रिटायरमेंट के अलावा फिर हो जाएगा डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये चारों चैप्टर में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और सारी असेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमन सी मैंने चीज़ बताई है कि असेट और लायबिलिटीज़ का हम लोग क्या करेंगे, यानी कि रीवैल्यूएशन हम लोगों को करना पड़ेगा। चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ की कंडीशन में ये चारों केसेस में हम लोग ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन है कि आपने एक बार सीख लिया वही आपका आगे भी यूज़ होना है, तो कंटिन्यू आपको यूज़ होना है। जब जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे हर चैप्टर में ये चीज़ आनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होगी कि चेंज इन PSR हो रहा होगा अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, या डेथ, या क्या हो रहा होगा, डेथ हो रहा होगा, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इन ऑल दीज केसेस ऑल दी असेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस। तो रिवैल्यूएशन होता है सारी असेट्स को, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है, उनको असेस किया जाता है कि कितनी वैल्यू उनमें इंक्रीज कर रही है और कितनी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, हम केवल वो वैल्यू नोट करते हैं। और वो वैल्यू कहाँ नोट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम लोग सीखेंगे जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट आखिर होता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको एक बनाना होगा, इन सभी में इंक्रीज या डिक्रीज जो वैल्यू होगी उसको नोट करने के लिए। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो एक सिंपल सा इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहता है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब मैं पहले ये बता दूं कि जब हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज करेंगे तो असेट या लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर मान लो लायबिलिटी की वैल्यू है, लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो हमें क्या होगा, एक तरह से लॉस होगा, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमें क्या होगा, एक तरह से प्रॉफिट होगा। ठीक है, जबकि वही चीज़ अगर हम असेट की बारे में बात करें तो असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो हमें होता है प्रॉफिट, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो हमें क्या होता है, एक तरह से लॉस होता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमें फ़ायदा होगा, असेट की वैल्यू अगर घट रही है तो हमें क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉस होगा। और ऐसी लायबिलिटी की वैल्यू लेकिन जस्ट अपोजिट होता है कि लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो लॉस, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का आखिर नेचर क्या होता है। तो अगर इसके नेचर ऑफ अकाउंट की बात की जाए, नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका जो नेचर होगा वो नेचर होगा इसका नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट इसका नेचर है, मतलब नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता था आपका डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नॉमिनल का आपने रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, अगर लॉसेस होते हैं तो डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, ये इसी के बेस पे बस हमें ये चीज़ ध्यान रखनी जो अपने 11th में ऑलरेडी पढ़ी है। तो इसलिए क्या है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी है
डेबिट है, लॉस है, इसलिए हम उसको डेबिट में लिखेंगे। डिक्रीज इन लायबिलिटी है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिखेंगे। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो लॉस है, इसलिए हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। सिंपल सा फंडा है। अब इसमें देखो लिखते क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, इसमें केवल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी लिखेंगे, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखनी है। जितनी वैल्यू इंक्रीज की है या जितनी वैल्यू डिक्रीज की है हम केवल वो लिखेंगे, बस एक बार में हम क्लियर कर देंगे ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। तो बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट, अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट में लिखेंगे। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है तो डेबिट में लिखेंगे। टू डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ असेट, अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेंगी तो लॉस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो डेबिट, और इसके अलावा डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि हमें फ़ायदा होगा। दूसरी बात आगे करते हैं कि अगर अनरिकॉर्डेड असेट पता चल जाए तो हमें पता मतलब प्रॉफिट हो जाएगा एक तरह से। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट को हमेशा हम यहाँ पे लिखेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, एक चीज़ में और बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो चीज़ और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर इंक्रीज़ कर रहा है या क्रिएट कर रहे हो प्रोविज़न, तो वो हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो इंक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और अगर क्योंकि वो एक तरह से जो डाउटफुल डेटर हैं उन पे क्रिएट किया जा रहा है और हमारे उससे डेटर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जो कि हमारे डेटर असेट होते हैं, तो असेट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है इसलिए उसको यहाँ पे लिखते हैं। जबकि डिक्रीज इन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स अगर प्रोविजन की वैल्यू कम है तो हम लोग इधर पे लिखते हैं। क्लियर, इतना बस आपको फंडा ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इधर पे टोटल करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है डेबिट का कम है तो क्रेडिट साइड तो वैसे भी सारे प्रॉफिट आए, क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है डेबिट कम है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, या टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऐसे भी लिख सकते हो, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। तो उनके जो कैपिटल या करेंट अकाउंट है उनमें ट्रांसफर होंगे। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, पहले उसका अंदर डिवाइड करके लिखना और इधर बाहर लिख देना। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है क्रेडिट का टोटल कम होता है तो हमें हो जाएगा भैया लॉस, तो हो जाएगा भाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी पार्टनर हैं जैसे ए और बी हैं तो उनमें इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देंगे और इधर पे टोटल कर देंगे। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। ये तो भैया हमने बता दिया रीवैल्यूएशन, लेकिन इसमें आपको पूरा एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इस तरीके से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हम आगे बात करते हैं कि भाई इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी। एंट्रीज़ भी तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में एंट्रीज़ पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको फिर एंट्री बनानी पड़ेंगी। एंट्री में आपको मैं सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ कि ये जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चीज़ें हैं उन सभी को आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट में ही लिखना होगा, है ना। तो इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। जैसे अगर मान लो हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट की एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्री, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जर्नल की। तो अगर मैं जर्नल एंट्री बना रहा हूँ इसकी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट की, तो इसके लिए मैं बना दूंगा एंट्री यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो भी असेट हैं उनकी जितनी इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू आई वो लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, हमें इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी की एंट्री बनानी है। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है, ये भी लॉस है, तो जितना भी लॉस है सारा रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। तो हम लोग कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसकी भी सेम यही वाली एंट्री आपकी बन जाएगी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो भी होगी वही बना देंगे।
ठीक है। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने क्रिएट करा या पुराना कोई प्रोविजन था, अब जैसे मान लो डेटर थे तुम्हारे 50,000 के, अगर डेटर की वैल्यू तुम्हारी 50,000 थी और 50,000 का 10% आपको प्रोविजन बनाना है, तो 50,000 का 10% प्रोविजन यानी कि आ रहा है कितना 50,000 का 10% आएगा 5,000। पुराना प्रोविजन आपका 4,000 दिया है और उसने कहा है कि प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड एट 5%, ठीक है, 5% ऑन डेटर्स। तो 5,000 आ रहा, पुराना है 4,000, तो मतलब 1,000 वैल्यू बढ़ गई, तो वो हम 1,000 रुपये वैल्यू इधर पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसके लिए भी हम लोग देखो इन सभी में एक तरह से ये लॉसेज होते हैं, तो हम लोग इसके लिए भी क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इसकी भी ये एंट्री, इन सभी की, इसकी मैं एंट्री बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि इनकी एंट्रीज हमारे लिए क्या बनेंगी। तो अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, तो भैया इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इन सभी में हम लोगों को रिवैल्यूएशन क्रेडिट करना है, इन सभी में रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सारे हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग जब एंट्री बनाएंगे तो जो भी असेट्स हैं वो असेट अकाउंट डेबिट कर दो जिनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और टू कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन। तो इसकी एंट्री हो जाएगी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है, तो इसके लिए जो भी लायबिलिटी है वो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दो, और टू क्या कर देंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा आपको। अनरिकॉर्डेड असेट है, तो अनरिकॉर्डेड असेट के लिए क्या करेंगे कि भैया अनरिकॉर्डेड असेट जो भी हैं वो डेबिट कर दीजिएगा। तो अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट, जिसको हमें नोट करना होगा, और टू इसमें भी कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे इसमें भी। इसके लिए अगर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, अगर आपको इसकी एंट्री बनानी है तो इसके लिए भी हम लोग कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और इसमें टू कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो या तो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा। प्रॉफिट जब आएगा जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड कम होगा। और प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर उनका करंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग इसकी एंट्री बांट देंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर चेंज इन पीएसआर का केस है तो चेंज इन पीएसआर के केस में यहाँ पे ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर वो असेट्स की चेंज वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं असेट और लायबिलिटी की, तो उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हालांकि इसमें चेंज इन पीएसआर में एक केस और होता है कि व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर देयर चेंज वैल्यू और दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड अल्टर्ड वैल्यू जब वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको रिवैल्यूएशन बनाने की ऐसी जरूरत नहीं होती। अब रफली पता कर ले तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, इन सभी में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा उसको हम लोग उनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग बांटते हैं। उस टाइम केवल एक एंट्री बनाते हैं। अगर प्रॉफिट का केस आता है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं, पूरे प्रॉफिट से एंट्री नहीं बनाते। अब लेकिन अगर आपका ये वाला केस है, कौन सा वाला, एडमिशन वाला केस है, तो एडमिशन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं कि नए पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुराने पार्टनर के एफर्ट से असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज की है। तो इसके वजह से जो पुरानी असेट का रीवैल्यूएशन हुआ है उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देना, ये हमेशा यूनिवर्सल है, ठीक है। बट नए पार्टनर को कोई मतलब नहीं होगा इससे, तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट देना, यानी कि रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट। आगे बात करते हैं हम लोग रिटायरमेंट के केस में। अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मान लो ABC पार्टनर थे और C बंदा रिटायर हो गया, उनके इक्वल शेयर थे, लेकिन जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो तीनों को मिलेगा, क्योंकि वो भी तो ओल्ड पार्टनर था जिसमें वो छोड़ के जा रहा है। इसके वजह से तो रिवैल्यूएशन हम कर रहे हैं असेट लायबिलिटी को, उसको वो बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसके वजह से आपको क्या करना है, क्योंकि अगर रिटायरमेंट वाला केस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट, उसमें सारे पार्टनर्स को मिलेगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अगर डेथ वाला केस है, डेथ वाले में भी बिल्कुल सेम करते हैं, टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वहाँ भी सभी में बांटेंगे इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि डिसीज पार्टनर को भी मिलेगा, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किस चैप्टर में क्या करना है, ये क्योंकि हर चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। और अब लॉस की एंट्री क्या बनाते हैं, तो लॉस को भी सेम उसी तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे, बस इसकी एंट्री में बता दे रहा हूँ। अगर लॉस है तो पार्टनर को डेबिट किया जाएगा, तो हम लोग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल
या फिर करेंट अकाउंट डेबिट, और 2 कर देंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पार्टनर्स को डेबिट कर दिया जाएगा लॉस के केस में। मैंने बताया था कि मैं एक और कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा, वो जाते जाते एक और मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने 11th में मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग शायद आपको ध्यान होंगे, LIC लायबिलिटी इनकम कैपिटल का एक ही रूल होता है कि अगर LIC की वैल्यू लायबिलिटी इनकम कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करती है तो डेबिट करते हैं। जबकि असेट और एक्सपेंस का रूल ये होता है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट या एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं हम लोग, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एंड एक्सपेंसेस हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात, वो रूल आप लगा लोगे जब भी आप समझ जाओगे। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, देखो असेट की वैल्यू इंक्रीज करती है डेबिट, डिक्रीज करती है क्रेडिट, इसलिए मैंने असेट को क्रेडिट किया है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लिखा है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्रेडिट करते हैं मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया है लायबिलिटी को। पहले मैंने रिवैल्यूएशन को बेस लेके समझाया था, अब मैं असेट और लायबिलिटी को बेस लेके समझा रहा हूँ, और इसका भी सेम एक्जैक्टली हो जाएगा। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो ये भी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रोविजन इंक्रीज करेगा, एक तरह से प्रॉफिट का वो पार्ट होता है। प्रोविजन इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, फॉर कवरिंग फ्यूचर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो उसके लिए भी एक तरह से उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन प्रॉफिट या इनकम होती है वो क्रेडिट करते हैं। आगे बात करते हैं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बढ़ गई, असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने असेट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करती थी तो क्रेडिट और डिक्रीज करती है डेबिट, इसलिए मैंने लायबिलिटी को डेबिट किया है। अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड असेट हमें पता चल गई नहीं, असेट आपको असेट की वैल्यू आपको बढ़ानी है, असेट की वैल्यू बढ़ानी है, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग डेबिट किया है। इसके बाद डिक्रीज इन प्रोविजन है, तो हमारा जो लॉसेज है वो कम हो रहा है, प्रोविजन हमें डिक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में जैसे उस कंडीशन में उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन की अमाउंट हमें घटानी है। एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट था जब मैंने क्रेडिट किया था, जब बनाया था, उसको डिक्रीज करेंगे तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से भी हम समझ सकते हैं मॉडर्न रूल के हिसाब से कि नहीं, इन असेट को डेबिट ही क्यों किया गया, क्रेडिट ही क्यों किया गया, तो उस हिसाब से भी आप समझ सकते हो। और लास्ट में जो डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, सारे चैप्टर में ये हेल्पफुल है, तो इसलिए क्या है कि आप इसको एक बार में सीख जाओ और बार बार आपको भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video and don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone.